Hello students, welcome to Techno Herald Online. Today in this session we will discuss about network theorems. Under this topic we will discuss about question based on superposition theorem. So let's start our lecture. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, हमने जो भी बेसिक चीज़ें थे जैसे कि केसीएल, केवीएल, डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, करंट डिवीजन रूल क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हर तरीके का हमने बेसिक जो रूल्स थे, जैसे मेश एनालिसिस भी हो गए, सुपर मेश का कॉन्सेप्ट आया था, नोडल एनालिसिस, फिर सुपर नोड का भी कॉन्सेप्ट आया था, तो हर कुछ हमने देख लिया है ना। जब कभी हम सर्किट को देखेंगे, जब हमें क्वेश्चन मिले एग्जाम में, जब हमें क्वेश्चन मिले तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको कुछ चीज़ें माइंड में हमेशा रखना है। सबसे पहला केवीएल केसीएल तो जड़ है, केवीएल और केसीएल आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है। केवीएल केसीएल के बाद अगर सर्किट में आपको माइंड लगाना है कि क्या निकालना है, पहले तो सर्किट में ये देखने की कोशिश करो कि निकालना क्या है। देखो, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए ना आपके पास एक प्रॉपर स्टेप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सर्किट दिखा और आप कुछ भी लिखने लगे, नहीं। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि सर्किट में पूछा क्या गया। अब मान लो कि वहाँ पे करंट पूछा गया है, उस रेसिस्टर में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो करंट हमें पता करने के लिए रेसिस्टेंस और वोल्टेज का वैल्यू पता होना चाहिए। रेसिस्टेंस दिया रहेगा तो वोल्टेज हमें अगर पता हो जाए तो वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू करंट हम कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज निकाल लें तो हमारा काम बन सकता है। तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से हम वोल्टेज निकालेंगे, ये हमें देखना होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्टेप में होना चाहिए कि भाई ये अगर पूछा गया है तो इसको निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, और जो चाहिए उसको कैसे हम निकालेंगे। तो आपके पास सबसे पहला माइंड में जब भी सर्किट दिखे तो आपको केवीएल केसीएल का अच्छा आइडिया होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जब केवीएल केसीएल का आइडिया है तो आपको वहाँ पे वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल, मान लो कि दो रेसिस्टर अगर सीरीज में दिया हुआ है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो अलग अलग होगा, तो वोल्टेज डिवीजन रूल आना चाहिए। अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में जुड़ा है तो वहां पे करंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वहां पे करंट डिवीजन रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो जैसा सर्किट में डिमांड है कि इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज बताओ, इस रेसिस्टर में करंट कितना जा रहा है ये बताओ, तो आपको वहां पे आइडिया होना चाहिए वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। सो सर्किट को अगर सॉल्व करना है तो पहला केवीएल केसीएल आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल आपको पता होना चाहिए। तीसरा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब कि मान लो सर्किट सॉल्व नहीं हो रहा, तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए अगर वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में बदल दे तो शायद वो सर्किट सॉल्व हो जाए, ठीक है। या फिर करंट सोर्स में दिया हुआ है और उससे आपका सर्किट सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उसको वोल्टेज सोर्स में बदल लो। बस आपको ध्यान देने की बात ये रहेगी कि जब कभी वोल्टेज सोर्स हो और इसको करंट सोर्स में बदलना है तो वोल्टेज सोर्स के साथ रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा रहना चाहिए, या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना है तो करंट सोर्स में पैरेलल में रेसिस्टेंस जुड़ा होना चाहिए, तभी उसको हम वोल्टेज सोर्स में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आइडिया हो गया। पहला केवीएल केसीएल ध्यान रखना चाहिए, दूसरा करंट और वोल्टेज डिवीजन रूल, तीसरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आपको माइंड में हमेशा जब सर्किट को देखो तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको वहां पे स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर्किट में स्टार नेटवर्क दिया जाता है और उससे सर्किट मान लो सॉल्व नहीं होता तो उसको डेल्टा में हम कन्वर्ट करके सर्किट को सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं, या फिर डेल्टा में दिया रहता है स्टार में सॉल्व करके भी हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको हमेशा माइंड में जब भी सर्किट को देखो तो इस चीज के बारे में आप हमेशा सोचो कि कहीं ये चीज लगाने पे हमारा सर्किट सॉल्व हो जाए, तो है ना। नेक्स्ट आपका मैश एनालिसिस और एक नोडल एनालिसिस, ये दो एक ऐसा एनालिसिस है लगभग हम लोग 90% जब सर्किट को सॉल्व करते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, लगभग जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो 90% आपका माइंड कहाँ जाना चाहिए,
नोडल एनालिसिस पे, क्योंकि नोडल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो कि प्लेनर के साथ साथ नॉन प्लेनर सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल है। साथ ही साथ इसमें जो टाइम कंज्यूम होता है सॉल्व करने में सर्किट को, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। बट वही मेश एनालिसिस की बात करें तो मेश एनालिसिस भी सर्किट को सॉल्व करता है। किसी भी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज या किसी भी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो मेश एनालिसिस भी बता सकता है, नोडल भी बता सकता है, ठीक है। बट फर्क इतना है कि नोडल जो होता है वो हमारा फास्ट वे में सॉल्यूशन देता है, बट जो मेश एनालिसिस है वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है। सो जब कभी सर्किट को देखो तो आपका पहला जो अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए नोडल एनालिसिस, ठीक है। अगर नोडल से नहीं बनता तब मेश पे जाओ, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि नोडल एनालिसिस में आपका दो नोड के बीच में अगर करंट सोर्स आ जाता है तो वहां सुपर नोड बनता है, तो उसका हम अलग से इक्वेशन बनाते हैं। उसके बाद अगर दो मैसेज के बीच में अगर नहीं, जो सुपर नोड मैंने बोला, दो सुपर नोड के बीच में, मतलब दो नोड के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो वहां पे एक अलग इक्वेशन बनता है जहां पे सुपर नोड बनता है। और दो मेश के बीच में अगर करंट सोर्स आ जा रहा है तो वहां सुपर मेश बनता है, तो उसका भी अलग इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। वहां पे केसीएल लगाते हैं जहां पे सुपर मेश बनता है, और जहां पे सुपर नोड बनता है वहां हम केवीएल लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कुछ बेसिक आइडिया था। जब भी सर्किट को देखो तो आप हमेशा ध्यान रखो कि हमें सॉल्व करना है सर्किट को कुछ इस वे में, जैसे करंट डिवीजन रूल हो गया, वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया, उसके बाद आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, साथ ही साथ स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हो गया। केवीएल केसीएल का अच्छा आइडिया होना चाहिए आपको, कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव, सब कुछ डिटेल में क्वेश्चन के साथ मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, अब हमारा बेसिक चीज़ें खत्म हो गई। अब हम ये देखने वाले हैं कि कुछ जो थ्योरम्स है ना, कुछ थ्योरम्स है, उस थ्योरम के मदद से आपको किसी ब्रांच में, पर्टिकुलर ब्रांच में करंट पूछा जा सकता है या फिर वोल्टेज पूछा जा सकता है, ठीक है। एक सर्किट आपको मिल जाएगा, उस सर्किट में कोई ब्रांच कनेक्टेड होगा, उसी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, कितना उसके क्रॉस वोल्टेज है, वो आपसे अगर पूछा जाए तो आपको ये बोला जा सकता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के मदद से बताइए। जब एक बार बोल दे कि सुपरपोजिशन थ्योरम के मदद से बनाना है तो फिर आप वहां पे ना नोडल ना ही आपका मैश, कोई भी एनालिसिस आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। केवीएल केसीएल के बिना तो होगा नहीं, तो केवीएल केसीएल तो लगाना ही है। बट सुपर पोजिशन थ्योरम अगर आप पढ़ोगे तो सुपर पोजिशन थ्योरम का एक प्रॉपर स्टेप होता है, वो स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें थ्योरम में पढ़ना है सुपर पोजिशन थ्योरम, फिर पढ़ना है थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये कुछ ऐसे थ्योरम्स है जो कि हमें पढ़ना है। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के मदद से आप बताइए कि इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, कितना इसके क्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि थेवेनिन्स वोल्टेज बताइए, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस बताइए, या फिर उस ब्रांच में लोड में, यानी कोई एक लोड लगा दिया, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट के साथ एक लोड लगा दिया, उस ब्रांच में लोड जो रेसिस्टर है उसमें कितना करंट जा रहा है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो जहां पे प्रॉपर वे में बोल दे कि मैश एनालिसिस के थ्रू ही आपको बताना है, नोडल एनालिसिस के थ्रू ही आपको बताना है, तो फिर आपको कोई स्टेप दूसरा फॉलो नहीं करना है। जो मैश का स्टेप है वो मैश एनालिसिस में आपको सॉल्व करना है, और अगर नोडल से बोला गया तो नोडल का ही स्टेप आपको फॉलो करना है। चलो, अब हम थ्योरम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा थ्योरम्स रहेगा सुपरपोजिशन थ्योरम्स। सुपरपोजिशन थ्योरम का कुछ जो प्रॉपर स्टेप होता है वो स्टेप हम देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कैसे हम सर्किट को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो हेडिंग डाल लो, सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। ये एक साथ होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम। चलो, प्रॉपर कुछ स्टेप है, वो स्टेप भी हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। चलो लिखो, अकॉर्डिंग टू द एसपीटी, मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग
ये चल नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू द SPT, मतलब SPT कहने का मतलब क्या हुआ, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। इन एनी बाइलेटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क, ठीक है, द करेंट और वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज across any branch can be calculated by taking the algebraic sum of values, calculated by taking one source at a time, ठीक है, and replacing all the remaining देखो ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ ना, ये स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम, तो आपको एक प्रॉपर ढंग से आपको डेफिनेशन लिखना है कि कैसे हम स्टेप को फॉलो करेंगे, कैसे प्रोसीजर होता है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, नोट होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे ताकि जब एग्जाम में सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पूछा जाए, प्रॉपर स्टेप पूछा जाए तो आप लिख सको, ठीक है। चलो, वन सोर्स एट अ टाइम एंड रिप्लेसिंग ऑल द रिमेनिंग सोर्सेस by their internal resistance, ठीक है, बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। अब जैसे कि इंटरनल रेसिस्टेंस की बात हो रही है, तो एक बात बताओ, जब आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स हमने पढ़ा था, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स याद करो, जब हमने पढ़ा था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स में आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स, है ना। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस R कितना आया था बताओ, 0। उसके बाद आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस कितना था, इनफाइनाइट। तो इस बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। चलो, सो प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर क्या है। सो प्रोसीजर है, पहला स्टेप आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, कैसे बनाना है, ये बोला जा रहा है। सो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ब्रांच, आइडेंटिफाई द ब्रांच and quantity to be calculated, and quantity to be calculated along with the presence of more than one active source,
वन एक्टिव सोर्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग। पहला स्टेप था ये, सभी स्टेप को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट अब स्टेप लिख लेते हैं पहले। सो कंसीडर एनी वन एक्टिव सोर्स, कंसीडर एनी वन एक्टिव सोर्स। ठीक है, एट अ टाइम and replace the remaining by their internal resistance। ठीक है, सो हम इंटरनल रेसिस्टेंस के द्वारा उसे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। जो भी हमसे पूछा जाएगा, जो भी क्वांटिटी हमसे पूछा जाएगा, वो क्वांटिटी हम निकालेंगे। क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स, फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स। ठीक है, सो जिस सोर्स के वजह से जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपसे पूछा जाए, वो क्वांटिटी हम सेपरेटली निकालते जाएंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा क्या क्या ये कह रहा है। चौथा है आपका स्टेप, रिपीट द लास्ट 3 स्टेप ऑल द एक्टिव सोर्स। repeat the last 3 स्टेप। ठीक है, 3 स्टेप। ये 3 स्टेप कैसे आया? वो एक सर्किट से आया है, वो सर्किट अभी हम ड्रॉ करेंगे। सो 3 स्टेप फॉर ऑल द एक्टिव सोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो हमारा लास्ट स्टेप है, जब हम ये चीज़ को रिपीट कर लेंगे और सभी सोर्सेज की वजह से उस पर्टिकुलर ब्रांच में कितना जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी पूछा गया है वो कितना होगा, वो निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सॉम करेंगे। सो एल्जेब्रिक सॉम of all these individual values, these individual values। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल वैल्यू आपने हर एक सोर्स की वजह से निकाला है, will be the final value of required electrical quantity, for all the sources working together, चलो
हमने ये स्टेप लिखा है। अब इस स्टेप को हम ध्यान से पहले देखेंगे और समझेंगे कि कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम काम करता है। ठीक है, चलो। सो व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? सुपरपोजिशन एक थ्योरम ऐसा है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट आ रहा है हर एक इंडिविजुअल सोर्स की वजह से, उसको निकालने के लिए हम इस थ्योरम को यूज करते हैं। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम कहता है कि अकॉर्डिंग टू द एसपीटी सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द एसपीटी सुपरपोजिशन थ्योरम, इन एनी बाइलेटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क। बाइलेटरल आपको पता है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल मैंने बताया था। बाइलेटरल में क्या होता है कि जो इंपेडेंस होता है, अगर वोल्टेज का पोलैरिटी और करंट का डायरेक्शन चेंज करने पे भी अगर उसका रेशियो यानी वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो यानी इंपेडेंस अगर सेम आता है तो वो बाइलेटरल नेटवर्क है। ठीक है, सो इन एनी बाइलेटरल मल्टी सोर्स, मल्टी सोर्स का मतलब क्या हुआ? मल्टी सोर्स कहने का मतलब एक ऐसा सोर्स जिसमें दो या दो से ज्यादा सोर्सेस है। फर्क नहीं पड़ता कि वो सिर्फ वोल्टेज सोर्स हो, फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ करंट सोर्स हो, सीधा या तो हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा दो या दो से ज्यादा करंट सोर्स हो, दो या दो से ज्यादा वोल्टेज सोर्स हो, या फिर दो या दो से ज्यादा वोल्टेज और करंट सोर्स का मिक्सचर हो। ठीक है, मतलब सोर्स होना चाहिए। सोर्स क्या करता है? सोर्स हमेशा पावर को करता है डिलीवर। कहां करता है? सर्किट में डिलीवर करता है। सर्किट में रेसिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, कोई भी पैसिव एलिमेंट हो सकता है, और वो सभी एनर्जी को करेंगे एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब जब करेगा तो कोई डिलीवर करने वाला होना चाहिए ना, तो जो डिलीवर करने वाला है वो सोर्स है। तो सोर्स आपका दो या दो से ज्यादा है किसी सर्किट में, वो या तो करंट सोर्स हो टोटल, या फिर वोल्टेज सोर्स हो टोटल, या फिर वोल्टेज और करंट सोर्स का मिक्सचर हो। ठीक है, तो हर कंडीशन में अगर मल्टी सोर्स है तो वहां पे हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी कि एक बात समझ लो कि सोर्स हमेशा दो या दो से ज्यादा हो तभी हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। अदरवाइज अगर सिर्फ एक सिंगल सोर्स है, सिंगल वोल्टेज सोर्स हो या फिर सिंगल करंट सोर्स हो, अगर सिंगल सोर्स है तो वहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज नहीं करते। चलो, so in any bilateral multi-source network, the current और voltage across any branch, किसी भी सर्किट में किसी भी ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज है या फिर उस ब्रांच में कितना करंट है वो हम निकालते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। बस कंडीशन यही है कि वोल्टेज और करंट सोर्स मल्टी सोर्स मिला के बना हो, मतलब कि दो या दो से ज्यादा सोर्स हो, बस इतना होना चाहिए। तो फिर हम इजीली हम निकाल सकते हैं किसी भी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज या फिर करंट। ठीक है, चलो। सो द करेंट और वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच के अक्रॉस कैन बी कैलकुलेटेड, है ना, कैन बी कैलकुलेटेड, यानी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज या फिर करंट बाय टेकिंग। कैसे हम निकाल सकते हैं भाई? तो बाय टेकिंग द एल्जेब्रिक सम, है ना, ऑफ वैल्यूज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ऑफ वैल्यूज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम, वन सोर्स एट अ टाइम, एक टाइम में। जैसे मान लो कि जब हम लाइन लगाते हैं तो मान लो चेकिंग चल रहा है। अगर चेकिंग चलता है तो लाइन में बहुत सारे आदमी खड़े होते हैं। अब उसमें से जब चेकिंग होता है, मान लो मेट्रो में जा रहे हो और वहां पे लाइन लगा हुआ है और हर आदमी का चेकिंग होता है, तब जाके वो मेट्रो के अंदर एंट्री होता है। तो ऐसा तो नहीं कि एक ही साथ दो आदमी या तीन आदमी का चेकिंग होता है, नहीं। जब तक पहले का चेकिंग नहीं हो जाता तब तक दूसरा एंट्री नहीं कर सकता, है ना, दूसरा का चेकिंग नहीं होगा। एक बार पहले का चेकिंग हो गया, वो एंटर कर गया तो दूसरे का चेकिंग होगा। कहने का मतलब एक टाइम में, एट अ टाइम में एक ही आदमी को लिया जा रहा है, एक ही आदमी को चेक किया जा रहा है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में मान लो कि तीन सोर्सेस हैं,
मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि 3 सोर्सेस हैं जिसमें 2 वोल्टेज सोर्स है और 1 करंट सोर्स है। ठीक है, 2 वोल्टेज सोर्स और 1 करंट सोर्स। अगर 2 वोल्टेज सोर्स है 1 करंट सोर्स है तो मल्टी सोर्स हो गया, मल्टी सोर्स है। चलो सुपरपोजिशन थ्योरम यहां लगाएंगे। 3 सोर्सेस हैं और बहुत सारे मान लो सर्किट में रेसिस्टर है। किसी रेसिस्टर में मान लो कि R1 R2 R3 R4 4 रेसिस्टर दिया हुआ है। अगर R1 रेसिस्टर में आपसे पूछा जाए कि बताइए इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तो आप क्या करोगे कि मान लो सर्किट में कहीं भी R1 होगा तो वो R1 ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही सोर्स से कनेक्टेड होगा, नहीं, उस R1 रेसिस्टर पे तीनों सोर्स के वजह से जो भी करंट कॉम्बिनेशन होके जा रहा है वो होगा। तो होगा क्या कि जब सर्किट में R1 रेसिस्टर के पास करंट कितना जा रहा है ये आपसे अगर पूछा जाए और सुपरपोजिशन थ्योरम के यूज करके आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है, एट अ टाइम यानी एक टाइम में एक सोर्स के वजह से कितना सप्लाई जा रहा है, कितना करंट जा रहा है वो निकालो। मान लो कि सर्किट में 3 सोर्स है, 2 वोल्टेज सोर्स और 1 करंट सोर्स। तो ऐसा करो कि एट अ टाइम एक टाइम में 1 वोल्टेज सोर्स को लो और बाकी जो वोल्टेज और 1 करंट सोर्स बच गया उसको कर दो इग्नोर। अब इग्नोर कैसे करना है, तो इग्नोर करने का तरीका बताता हूं आपको। आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स मैंने बताया था। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है। जब रेसिस्टेंस है ही नहीं, आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो वोल्टेज का ड्रॉप तो 0 होगा। जब वोल्टेज का ड्रॉप 0 होगा तो एज अ शॉर्ट सर्किट हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में ही पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होता है, कहीं भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता। उसी तरीके से करंट सोर्स की बात करते हैं। करंट सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस, आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस होता है क्या, इनफाइनाइट। अब ये बताओ करंट जब भी ट्रेवल करता है तो वो कैसे ट्रेवल करता है, जहां पे लो रेसिस्टेंस पाथ है वहीं पे करंट ज्यादा जाएगा। अब चूंकि आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, तो उस हिसाब से वहां पर रेसिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो क्या वहां करंट जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो हमेशा लो रेसिस्टेंस पाथ को चुनेगा। इसका मतलब कि जहां हाई रेसिस्टेंस है वहां पे करंट जाएगा 0। अब जब करंट जाएगा ही नहीं तो उसको हम बोल सकते हैं ओपन सर्किट। यानी कि समझ लो कि अगर एक रास्ते में वायर जुड़ा हुआ है, वायर में जा रहा है सप्लाई और बीच से वायर को मैं अगर काट दूं तो क्या अब एक एंड से सप्लाई दे रहा हूं तो दूसरे एंड पे पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने बीच से वायर को कट कर दिया है। इसका मतलब सर्किट हो गया ओपन, और जब सर्किट ओपन हो गया मतलब कि इस साइड करंट 0 है। ठीक, तो करंट 0 कहने का मतलब यही कि ओपन सर्किट हो रहा है। और करंट 0 कब होता है, आपका इनफाइनाइट रेसिस्टेंस अगर है, बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टेंस है, तब वहां पे करंट नहीं पहुंचता है, तो करंट वहां पे 0 शो करता है। ठीक है, सो मैं कह रहा हूं कि आपको जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है, तो सबसे पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आप अलजेब्रिक सम करेंगे। कोई भी करंट पूछा जाए तो करंट का अलजेब्रिक सम, और वोल्टेज पूछा जाए तो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम। ठीक है, आप करो क्या कि एक सर्किट मिल गया, 2 वोल्टेज सोर्स 1 करंट सोर्स, तो एक वोल्टेज सोर्स के वजह से कितना R1 रेसिस्टर में करंट जा रहा है वो पहले निकाल लो। ठीक है, तो बाकी दोनों को इग्नोर करना है। इग्नोर कैसे करना है, जहां भी जो एक को आपने पकड़ा एक वोल्टेज सोर्स को, उसको तो ऐसे एज इट इज उतना वैल्यू का हम रखेंगे, बट एक जो बचा है वोल्टेज सोर्स और एक जो बचा है करंट सोर्स, उसको कैसे इग्नोर करें। तो वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स को याद करो, इंटरनल रेसिस्टेंस 0, वोल्टेज ड्रॉप 0, यानी कि एज अ शॉर्ट सर्किट। सो कहीं भी वोल्टेज सोर्स देखो तो आपको उसको शॉर्ट करना है, और करंट सोर्स देखो तो ओपन करना है। अब देखो 3 सोर्स थे, एक वोल्टेज सोर्स को पकड़ा और इसके वजह से R1 रेसिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो इसको बिल्कुल एज इट इज छोड़ दो। बाकी एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, यानी कि वहां वोल्टेज सोर्स को सीधे एक लंबा लाइन से जोड़ दो, वहां पे वोल्टेज सोर्स को हटा दिया, शॉर्ट कर दिया, और करंट सोर्स जहां दिखे वहां ओपन कर दो। अब इस सोर्स की वजह से कुछ करंट पहुंचेगा, वो करंट निकाल लो। नेक्स्ट अब ये जो सेकंड वाला वोल्टेज सोर्स है इसको पकड़ो, और बाकी जो ये वोल्टेज सोर्स और ये करंट सोर्स बचा इसको कर दो बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस
जो भी इसका हो सकता है। जैसे करंट का हाई रेसिस्टेंस है तो करंट जीरो होगा, डेट मीन्स ओपन सर्किट इसको कर दो। ये वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो, यानी वोल्टेज का ड्रॉप बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट कर दो। सो एक बार अब इसको पकड़ो, इसको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, इसको ओपन कर दो। तीसरा, अब तीसरा स्टेप मतलब इसके इस वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना ब्रांच में करंट गया वो निकाल लो। तीसरा, इस करंट सोर्स को पकड़ो, बाकी इस दोनों वोल्टेज सोर्स को कर दो शॉर्ट। अब इस करंट सोर्स की वजह से R1 ब्रांच में, R1 रेसिस्टर ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो निकाल लो। अब तीनों सोर्स की वजह से तीनों का अपना अपना करंट आया होगा, मान लो I1, I2, I3, ठीक है। तो तीनों करंट का समेशन, अलजेब्रिक सम, वही आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। वही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, और ये आपको बताना है सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से। अगर आपको ये नहीं बोला जाए कि सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से बताना है, तब तो आसानी से आप नोडल एनालिसिस लगा के क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। ओके, चलो अब स्टेप हम सीख लेते हैं, क्या स्टेप है। तो मैंने क्या कहा कि वोल्टेज या करंट अक्रॉस एनी ब्रांच कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द अलजेब्रिक सम। हर सोर्स के वजह से जितना भी करंट या वोल्टेज निकालने के लिए बोला जा रहा है, अगर करंट निकालने के लिए बोला जा रहा है तो करंट हर सोर्स की वजह से कितना जा रहा है उस ब्रांच में, उसका अलजेब्रिक सम ऑफ वैल्यूज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम। किसी एक सोर्स, मान लो 4 सोर्स है तो एक सोर्स को पकड़ो, 3 सोर्स को बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस शॉर्ट एंड ओपन कर दो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट एंड करंट सोर्स को ओपन, सोर्स एट अ टाइम, एंड रिप्लेसिंग ऑल द रिमेनिंग सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो बताओ इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है, तो ये होता है जीरो, ठीक है। क्या होता है, जीरो। अगर आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है बताओ, ये होता है इनफाइनाइट। और जब इंटरनल रेसिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स का है जीरो, यानी किसी एक सोर्स को जब पकड़ रहे हैं तो बाकी को वोल्टेज सोर्स को हम आइडियल वोल्टेज सोर्स समझेंगे और बाकी करंट सोर्स को हम आइडियल करंट सोर्स समझेंगे। और जब ऐसा समझ लिया, इसका मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए जीरो एंड आइडियल करंट सोर्स के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होगा, जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको आपको करना है क्या, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स उसको करना है ओपन सर्किट, ठीक है। ये कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ कि मान लो एग्जांपल बताते हैं, मान लो सर्किट एक दिया हुआ है, ठीक है। एक सर्किट है जिसमें ये एक रेसिस्टर है, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे एक करंट सोर्स को लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस ये आपका वोल्टेज सोर्स, मान लो कि ये है आपका V1, ये है I1 या फिर I ले लो, और ये V2। इस रेसिस्टर का वैल्यू R1, इस रेसिस्टर का वैल्यू R2। एक सर्किट ये दिया हुआ है और इस सर्किट से आपको पूछा गया है कि इस ब्रांच में, मान लो ये I1 करंट है, इस ब्रांच में कितना करंट है I, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से समझना कैसे स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं। सो मैं कह रहा हूं कि वोल्टेज सोर्स जहां पे है उसको करना है शॉर्ट और करंट सोर्स को करना है ओपन। क्यों, क्योंकि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो एंड इनफाइनाइट है, समझते हैं। सो अब हम स्टेप पहले देख लेते हैं। ये आपका हो गया कि एट अ टाइम एंड रिप्लेसिंग ऑल द रिमेनिंग सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस, ये डेफिनेशन आपने देख लिया। अब हम सर्किट हमारे पास है और इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का, वो भी हम देख रहे हैं सामने। अब हम प्रोसीजर देखते हैं कि जब हमें सुपरपोजिशन थ्योरम के मदद से सर्किट को सॉल्व करना होगा तो ऐसा क्या प्रोसीजर हम लोग फॉलो करने वाले हैं।
पहला प्रोसीजर जब भी सर्किट को देखोगे तो पहला प्रोसीजर यही होना चाहिए कि आइडेंटिफाई द ब्रांच एंड क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड। ऐसा आपको ब्रांच पहले आइडेंटिफाई करना है जहां पे कौन सा क्वांटिटी पूछा गया है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपके पास ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सर्किट में ये जो रेसिस्टर R1 है, इस R1 रेसिस्टर में आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें करंट कितना जाएगा, ये आपने देख लिया। सो आइडेंटिफाई द ब्रांच, तो ब्रांच हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो कि है कौन, R1। किस ब्रांच में पूछा गया है भाई, तो R1 ब्रांच में पूछा गया है, तो ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड, वो क्वांटिटी जो उस ब्रांच में पूछा गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है, ये करंट आई, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। चलो, अलोंग विद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एक्टिव सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सुपरपोजिशन थ्योरम वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे मोर देन वन एक्टिव सोर्स है, यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, कितना भी हो, बस 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब एक्टिव सोर्स कहने का मतलब कि यहाँ वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। सो वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज, टोटल कितने सोर्स है, 3 एक्टिव सोर्सेस है। एक्टिव सोर्सेस भी है, किस ब्रांच में पूछा गया है, करंट पूछा गया है, ये सभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है, और इसमें हमने ये भी पता कर लिया कि टोटल एक्टिव सोर्सेस कितने हैं, 3 एक्टिव सोर्सेस है ना, 2 वोल्टेज सोर्स और 1 करंट सोर्स। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, कंसीडर एनी वन एक्टिव सोर्स, कंसीडर एनी वन एक्टिव सोर्स एट अ टाइम। किसी एक टाइम में आपको एक एक्टिव सोर्स लेना है एंड रिप्लेस द रिमेनिंग बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस, है ना। तो एक काम करते हैं, इस सर्किट में एक टाइम में आपको एक ही सोर्स लेना है ना, तो अपने मन से आपको जो भी मन है कोई भी एक सोर्सेस ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को लेना है, आप कोई भी एक सोर्स ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो सोर्स है इस सोर्स को हम पहले नंबर पे लेते हैं, ठीक है। और जब किसी एक एक्टिव सोर्स को हमने पकड़ लिया, यानी कंसीडर एनी वन एक्टिव सोर्स एट अ टाइम एंड रिप्लेस द रिमेनिंग कहने का मतलब कि जब इस सोर्स को पकड़ लिया कि इसको कहीं जाने नहीं दे रहे, तो इसको पकड़ने के बाद अब बचा कितने सोर्स, 2 सोर्स बचा। दोनों सोर्स का हम क्या करने वाले हैं, रिमेनिंग बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि इंटरनल रेसिस्टेंस में क्यों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और ये जो करंट सोर्स है इसको क्यों ओपन करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, हमने इसको पकड़ लिया एक टाइम में, अब इस दोनों को इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करना है। वोल्टेज सोर्स को मैंने बोला शॉर्ट करना है, क्यों करना है, वोल्टेज सोर्स को क्यों शॉर्ट करना है, मैं कह रहा हूं कि अगर इस एक्टिव सोर्स को मैंने एट अ टाइम पकड़ा तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह होगा, मतलब हम समझेंगे, और ये जो करंट सोर्स है ये आइडियल करंट सोर्स की तरह समझेंगे। अब आपको पता है कि जब ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0। अब एक बात बताओ, जब इसमें कोई इंटरनल रेसिस्टेंस है ही नहीं, 0 है, तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा क्या, नहीं। जब वोल्टेज का ड्रॉप ही नहीं होगा तो हम सीधा इसको कर सकते हैं शॉर्ट, है ना। शॉर्ट करने पे भी वोल्टेज हमारा ऐसा नहीं कि यहाँ से गुजरेगा तो वैरी कर जाएगा, सेम रहेगा, है ना। जब रेसिस्टेंस कुछ होता तभी तो वोल्टेज ड्रॉप होता। यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर दिए। अच्छा, आइडियल करंट सोर्स अगर होगा यानी ये सोर्स, तो वो ओपन सर्किट क्यों करते हैं, क्योंकि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। अब जब इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी कि इस करंट सोर्स में
इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब करंट उसमें इंटर नहीं करना चाहेगा। जितना ज्यादा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट इंटर नहीं करेगा। तो जब करंट इंटर किया ही नहीं और पूरा का पूरा करंट चला गया इधर, फॉर एग्जाम्पल मान लो इधर से करंट सोर्स आ रहा है, चलो इधर से मानते हैं, इधर से करंट आया, अब उसको दो रास्ते मिले, एक तो नीचे की तरफ जा सकता है और एक इधर लेफ्ट में जा सकता है। नीचे की तरफ इसलिए ले गया क्योंकि ये एक आइडियल करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है और आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब इस करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो ऐसा रास्ता जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है और एक ऐसा रास्ता जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है। तो आप बताओ कि करंट कौन सा पाथ चुनेगा? करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ चुनेगा, यानी ये डायरेक्शन लेगा, यानी करंट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से इसमें इंटर करेगा ही नहीं। जब करंट इंटर किया ही नहीं तो हम उसको ओपन सर्किट से भी तो डिनोट कर सकते हैं ना। या तो वायर को ले लो, इधर सप्लाई दो, अगर इधर करंट आ रहा है यानी सर्किट कंप्लीट है, कोई फॉल्ट नहीं है। अगर बीच से मैं सप्लाई अभी भी कंटिन्यू रख रहा हूं बट बीच से मैंने वायर को कट कर दिया, तो क्या अब यहां से सप्लाई देने के बाद भी यहां मुझे आउटपुट आने वाला है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं रास्ते में सर्किट ओपन हो गया है, फॉल्ट आ गया है, यानी यहाँ पे सर्किट यानी वायर टूट गया है। ठीक है, तो वही बात कह रहा हूँ कि जब इसमें करंट आएगा ही नहीं, इसका मतलब एज अ ओपन सर्किट हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और ओपन सर्किट डिनोट करने का मतलब कि हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ऐसे ओपन। ठीक है, अब देखो क्या हो गया। तो हमारा सेकंड स्टेप तो कंप्लीट हो गया। चलो थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स। अब देखो, जब इसको कर दिया शॉर्ट, इसको कर दिया करंट सोर्स को ओपन, तो बचा एक ही सोर्स जिसको हमने पकड़ा था, है ना, एट अ टाइम। अब इस सोर्स के वजह से कितना करंट R1 में जा रहा है ये हमें निकालना है। अरे ये भी तो एक एक्टिव सोर्स है ना, तो एक्टिव सोर्स हमेशा सप्लाई भेजेगा। जब सप्लाई भेजेगा तो कुछ वोल्टेज भी जाएगा, कुछ करंट भी जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज भी होगा, इसमें कितना करंट है ये भी होगा। ठीक है, सो ये कितना सप्लाई कितना करंट भेज रहा है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, आपको जो भी लगाना है, केवीएल लगाना है, केसीएल लगाना है, जैसे भी निकालना है, पर आपको इसमें निकालना क्या है, करंट, है ना। एक बार जब करंट निकाल लिया तो हमारा काम बन गया, है ना। अभी नहीं, मतलब एक हमने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है कि इस सोर्स के वजह से कितना इस ब्रांच में करंट आ रहा है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब करंट इस सोर्स के वजह से निकाला है, जबकि सर्किट में टोटल 3 सोर्सेस थे। तो अब क्या करेंगे, इस सोर्स को अब ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स रखेंगे, यहाँ पे करंट सोर्स रखेंगे, और इस बार क्या करेंगे, किसी दूसरे सोर्स को पकड़ के और बाकी ये दोनों वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को ओपन और शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ वोल्टेज सोर्स था, तो इसके वजह से कितना इसमें करंट आया वो निकाल लेंगे। फिर इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, अब इसको पकड़ेंगे, तो इसको एज इट इज करंट सोर्स हम कनेक्ट करके रखेंगे, बाकी ये दोनों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, और इस करंट सोर्स की वजह से कितना करंट जा रहा है वो निकालेंगे। और तीनों का एक, मान लो कि इस सोर्स की वजह से I1 आया, इस वाले सोर्स की वजह से I2 आया करंट इसमें, और इस करंट सोर्स की वजह से इसमें करंट आया I3। तो टोटल जो I1 I2 I3 है वो निकाल लिए हमने, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स, है ना। तो इस पर्टिकुलर सोर्स की वजह से करंट भी निकाल लिया। रिपीट द लास्ट 3 स्टेप फॉर ऑल द एक्टिव सोर्स। यही सेम स्टेप 1 2 3 3 स्टेप फिर से फॉलो करेंगे, यानी इस बार इसको ना पकड़ के किसी दूसरे सोर्स को पकड़ेंगे और बाकी को शॉर्ट और ओपन करेंगे, और उसकी वजह से कितना करंट आएगा वो फिर से निकालेंगे। और यही सेम चीज़ रिपीट करेगा तब तक जब तक ये सोर्सेस रहेंगे, यानी 3 सोर्सेस है तो 3 बार ये हम रिपीट करेंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि रिपीट द लास्ट 3 स्टेप फॉर ऑल द एक्टिव सोर्सेस। लास्ट स्टेप, algebraic sum of all these individual values will be the final value। अब मान लो कि इस सोर्स की वजह से इस ब्रांच में करंट I1 गया, इस सोर्स की वजह से इस ब्रांच में करंट I2 गया, इस सोर्स की वजह से इस ब्रांच में करंट I3 गया। तो टोटल आपको एल्जेब्रिक सम करना है, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3। याद रखना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन पे हमेशा फोकस करना कि मान लो इस सोर्स की वजह से करंट का डायरेक्शन ऐसा था, इस वाले सोर्स की वजह से मान लो कि करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा था,
तो ऐसा नहीं कि फिर भी करंट का मैग्नीट्यूड हम जोड़ देंगे, डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। I1 प्लस I2 प्लस I3 तभी होगा जब तीनों सोर्सेज के वजह से तीनों का करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर हो, ठीक है। बट किसी एक सोर्सेज की वजह से अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर चला गया, बाकी दो सोर्सेज की वजह से करंट का डायरेक्शन नीचे आ गया, तो हम I1 प्लस I2 माइनस I3 इस तरीके से करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन से हम लोग समझ लेंगे। सो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल वैल्यूज विल बी द फाइनल वैल्यूज। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर ऑल द सोर्सेज वर्किंग टुगेदर, यानी कि हर सोर्सेज के वजह से जितना भी करंट गया तो टोटल हम सोर्सेज की वजह से करंट का समेशन कर देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो अब एक जनरल सर्किट लेते हैं और इस जनरल सर्किट को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो स्टेप हमने ये जनरलाइज वे में बताया वही स्टेप हम फिर से फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे जंप करेंगे और देखेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर बोल दिया जाए कि सुपरपोजिशन थ्योरम के मदद से ही बनाना है, सुपरपोजिशन थ्योरम के मदद से ही बनाना है, तो फिर वहां पे ना ही मेश एनालिसिस लगाना है, ना ही नोडल एनालिसिस लगाना है, और ना सुपर नोड सुपर मेश किसी का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है। जब भी आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए बोला जाए तो सीधा आपको सोर्सेस चेक करने हैं कि टोटल कितने सोर्सेस हैं, ठीक है। अगर दो या दो से ज़्यादा सोर्सेस आ रहे हैं तो दो या दो से ज़्यादा सोर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम हम लगा सकते हैं। पर अगर सोर्स एक ही है, मतलब या तो वो वोल्टेज सोर्स है एक्टिव सोर्स या फिर करंट सोर्स है, अगर एक ही सोर्स है तो हम सीधा क्या करेंगे, हम कनेक्ट मतलब हम सुपरपोजिशन थ्योरम हम नहीं लगा सकते। सो सबसे ज़रूरी बात यही है कि दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या दोनों वोल्टेज और करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। चलो सो फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किट लेता हूँ, सर्किट है मान लो ये करंट सोर्स है, ठीक है। अब करंट सोर्स पे यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब इस तरीके से ये कनेक्टेड है, ओके। नाउ यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और ये एक रेसिस्टर है और फिर से एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, ठीक है। चलो मान लो कि इसका वैल्यू 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, या फिर इसको भी एक ऐसे कर देते हैं, चलो इसका वैल्यू मान लो 1 एम्पियर है, ये है 2 एम्पियर, सभी का वैल्यू सबने लिख लिया, ठीक है। मान लो कि इस तरीके का एक क्वेश्चन मिल गया आपको, क्या करेंगे, कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पर भी ये सवाल आना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है। फॉर एग्जांपल मान लो पूछा गया है कि फाइंड करंट I इन 2 ओम रेसिस्टर, ठीक है। सो ये आपका 2 ओम का रेसिस्टर है और इसमें जो करंट गया है वो I है, ओके। अब इस 2 ओम में कितना करंट जा रहा है ये निकालना है आपको यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि आपको यूज करना है सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर यूज किया तो जो भी प्रोसीजर है वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अदरवाइज अगर सुपरपोजिशन थ्योरम को नहीं बोला गया यूज करने के लिए तो आप नोडल या मेश एनालिसिस से भी इसको बना सकते हो। चलो अब इस 2 ओम ब्रांच में कितना करंट है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम आपको बताना है। तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप मैंने बोला कि आपको आइडेंटिफाई करना है
आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कि किस ब्रांच में बोला गया है और कौन सा क्वांटिटी निकालने के लिए बोला गया है। सो चूंकि 2 ओम रेसिस्टर ब्रांच में बोला गया है एंड उस 2 ओम रेसिस्टर में करंट कितना है ये आपसे पूछा गया है। एक बार आप ये देख लिए तो ओके है, ठीक है। पर साथ ही साथ जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम देखो तो आपको ये भी देखना है कि टोटल एक्टिव सोर्सेस कितने हैं उस सर्किट में। यहां पे टोटल एक्टिव सोर्सेस 1 2 3 4 एक्टिव सोर्सेस हैं। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा एक्टिव सोर्सेस हैं, वो या तो वोल्टेज सोर्स हो टोटल, या करंट सोर्स हो सभी, या फिर वोल्टेज और करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन हो। बस 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर है तो हम लगा सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। और यहां पे टोटल एक्टिव सोर्सेस कितने हैं भाई, तो एक्टिव सोर्सेस 1 2 3 4 एक्टिव सोर्सेस है। यानी हम 4 बार सेम चीज करने वाले हैं, बार बार उसी स्टेप को रिपीट करने वाले हैं। चलो किसी भी आप अपने मन से किसी भी एक सोर्स को ले लो। क्या आपने मान लो कि हाथ से पकड़ लिया कि भाई इसको कहीं जाने नहीं देना है, तो बाकी के सोर्सेस 3 बचे। अब तीनों सोर्सेस को बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस करना है। सो सिंपली मैं कहूँ अगर, तो वोल्टेज सोर्स जहां मिले तो उसको कर दो शॉर्ट, ठीक है। और जब करंट सोर्स मिले तो उसको सिंपली क्या करना है आपको, ओपन, ठीक है। इस बात का आपका ध्यान रखना है। चलो मान लो कि इस सोर्स को पकड़ लिया, ठीक है। अब इसके वजह से, इस करंट सोर्स के वजह से इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो जब इसको पकड़ लिया तो बाकी सोर्सेस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस करने वाले हैं, यानी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने वाले हैं, करंट सोर्स को ओपन करने वाले हैं। सो सबसे पहला हमारा सर्किट कैसा दिखेगा आप बताओ। जब सर्किट हम बात करें तो इसको कर दो शॉर्ट ओपन शॉर्ट, यानी सर्किट कैसा होगा बताओ। तो ये करंट सोर्स में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हम एट अ टाइम इस सोर्स को ही पहले लिए हैं, तो ये एज इट इज बिल्कुल सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे एक रेसिस्टर तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट ये वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। और आइडियल वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं हम, शॉर्ट करते हैं, है ना, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। सो शॉर्ट कर दो। ये वोल्टेज सोर्स को लिया और इसको कर दिया क्या, शॉर्ट कर दिया। नेक्स्ट ये जो करंट सोर्स है इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। सो लिया यहाँ पे और इसको कर दिया ओपन, ठीक है। फिर रेसिस्टर जो है उसको एज इट इज उतारेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, और जब ये सोर्स को हमने पकड़ा है तो बाकी सोर्सेस को तो हमें हटाना है, रिप्लेस करना है बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको हम करते हैं शॉर्ट, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करेंगे, तो करते हैं शॉर्ट। ये लिया और ऐसे कर दिया कनेक्ट, हो गया। सो अब बताओ, अब आप निकाल सकते हो कि नहीं। मान लो कि इसका वैल्यू कितना है, ये है 2 ओम का, ठीक है। ये रेसिस्टर का वैल्यू 3 ओम है। ये करंट सोर्स का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का डायरेक्शन कैसा है, देखो तो डायरेक्शन देखो पहले, डायरेक्शन ऊपर की ओर है। जब डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो ऐसे जाएगा। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। एक बार समझ गए तो फिर कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। सो एक बार यहाँ पे देखो कि 1 एम्पियर का करंट गया, इधर बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ से इसको 2 रास्ते मिलेंगे, तो ये 1 एम्पियर का करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। यानी कि इस 1 एम्पियर की वजह से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे तो आप इजीली लगा सकते हो, क्योंकि ये देखो ये ओपन सर्किट है, यानी इसको आप सीधा गायब भी कर सकते हो मिटा के, है ना। तो बचा क्या, कुछ ऐसा बचा, यानी कि ओवरऑल इस पूरे वायर में एक ही रेसिस्टर है, जो कि इसके साथ देखो यहाँ ध्यान से, तो ये रेसिस्टर और इसके साथ एक रेसिस्टर, दोनों पैरेलल में करंट डिवीजन रूल करके CDR यानी करंट डिवीजन रूल लगा के आप इजीली इस ब्रांच में कितना करंट है निकाल सकते हो, है ना। इसलिए मैंने बोला था जब भी सर्किट को देखो तो करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, ये सभी आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो इसमें मैंने क्या बोला कि जब एक सोर्स को आपने पकड़ा, बाकी सोर्सेस को इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर दिया, तो इस सोर्स के वजह से कितना करंट इसमें जा रहा है
वो आपको निकालना है। साथ ही साथ डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इस करंट में, इस रेसिस्टर में जो 2 ओम का रेसिस्टर है, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो हमने देखा कि 1 एम्पियर का ऐसे जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं, डायरेक्शन तो ऊपर की ओर है। सो ऐसे जाएगा तो एक तो डिस्ट्रीब्यूट इधर होगा, एक इधर होगा, दैट मीन्स डायरेक्शन हमें इससे मतलब है नहीं, क्योंकि पूछा कहाँ गया है 2 ओम रेसिस्टर, और 2 ओम रेसिस्टर यहाँ पे है। तो इसमें कितना करंट आएगा, ये आपका क्या होगा, करंट आएगा। तो मान लो कि इसका करंट मैंने मान लिया क्या, I1, और I1 का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर, और आपसे पूछा भी गया I, उसका भी डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर। ठीक है। सो मान लो मैंने I1 निकाल लिया और इसका कुछ वैल्यू आया होगा कुछ एम्पियर। ठीक है, करंट डिवीजन रूल लगा के हम निकाल लेंगे। चलो कुछ एम्पियर आया होगा, डायरेक्शन आप ध्यान रखना ऐसा है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब इस सोर्स को जो पकड़ा था, अब इसको छोड़ के अब किसी दूसरे सोर्स को पकड़ेंगे और बाकी सोर्सेस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। सो मान लो कि मैं इस सोर्स को पकड़ रहा हूं, आप चाहो तो इसको भी पकड़ सकते हो, मैं इस सोर्स को पकड़ रहा हूं और इसके वजह से इस 2 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है वो हम निकालते हैं। ठीक है, चलो सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, और अच्छा ये वोल्टेज सोर्स को ही हम ले रहे हैं। तो अगर इस वोल्टेज सोर्स को एट अ टाइम लेंगे तो बाकी वोल्टेज और करंट सोर्स को हम, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। ठीक है, चलो इस सोर्स को अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे एज इट इज जो पोलैरिटी है इस वोल्टेज सोर्स का वो सेम रखेंगे, जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रखेंगे, जो रेसिस्टर है वो भी हम सेम रखेंगे, रेसिस्टर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सो रेसिस्टर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो अब इस रेसिस्टर, इस वोल्टेज सोर्स को हमने एट अ टाइम जब पकड़ा है तो बाकी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, बाकी करंट सोर्स को ओपन करो। अब चूंकि ये करंट सोर्स है तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा जब रिप्लेस करेंगे तो बताओ करंट सोर्स में हम क्या करते हैं, ओपन, तो हमने कर दिया ओपन और इसको कर दिया कनेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्टेड है, ऐसे इसको मिला दिया गया है। अब एक बात बताओ, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट, तो कर देंगे यहाँ पे क्या, शॉर्ट। ठीक है, मैं चाहूँ तो सीधा लंबा लाइन दे सकता हूँ, बट आपको समझना है कि हमने क्या किया है, दोनों एंड को मिला के एक वायर से जोड़ दिया, यानी शॉर्ट कर दिया। ठीक है, चलो इसको कर दिया कनेक्ट। और कोई सोर्स बचा क्या, तो ये एक सोर्स बचा है। ठीक है, तो इसका ये कैसा सोर्स है, करंट सोर्स। तो यहाँ आप क्या करने वाले हैं, ओपन। ठीक है, चलो बाकी रेसिस्टर का वैल्यू लिख देते हैं, 2 ओम, 3 ओम। ठीक है, चलो तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम ये निकालने वाले हैं कि इस वोल्टेज सोर्स है ना, एट अ टाइम पहले एक बार ये पकड़ा था, इसके वजह से करंट कंडक्शन ऐसा आया था। अब इस वोल्टेज सोर्स के वजह से 2 ओम रेसिस्टर कितना करंट उसमें जा रहा है वो हम निकालेंगे। सो निकालते हैं। बताओ, प्लस का पोलैरिटी इधर है लेफ्ट साइड में, तो प्लस से हमेशा पावर होता है डिलीवर, तो ये करंट का डायरेक्शन होगा ऐसा। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो एक बात बताओ, इसके पास 2 रास्ते होंगे, एक तो इधर आगे जाएगा और एक नीचे की ओर जाएगा। पर ध्यान से देखो कि मान लो इसका जो भी करंट है x एम्पियर, ठीक है, तो क्या ये x एम्पियर इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट देखा गया तो ये है ओपन सर्किट, यानी कि जब पाथ ही क्लोज नहीं है, ओपन सर्किट है, तो वहाँ करंट क्यों जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी जो भी इस वोल्टेज सोर्स के वजह से करंट निकलेगा, ये करंट पूरा का पूरा चला जाएगा किधर, 2 ओम में। अच्छा बताओ डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से डायरेक्शन देखो तो नीचे की ओर आया, तो चूंकि पूछा गया था नीचे की ओर, इस सोर्स की वजह से नीचे ही आया, इस सोर्स की वजह से भी नीचे आया। ठीक है, इस करंट का नाम देते हैं I2। सो I2 भी मान लो कि हम निकाल लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे देखो, ये कोई काम का है नहीं तो इसको मिटा सकते हैं, तो और ये भी मिटा सकते हैं। सो ओवरऑल सर्किट कैसा है, ये वाला सर्किट है बस। सो इसके वजह से इस 2 ओम ब्रांच में कितना करंट आ रहा है वो हमें निकालना है। सिंपली बहुत ही आसानी से केवीएल लगा के हम निकाल सकते हैं।
चलो अब दो सोर्सेस हो गए, अब तीसरा सोर्स भी वैसे लेना है, तो तीसरा सोर्स लेते हैं। ये सोर्स को लो। अब इस सोर्स को एट अ टाइम लेंगे तो बाकी सोर्सेस को हम क्या करेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस करेंगे। दैट मींस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। चलो सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका ओपन हो गया। अब फटाफट हम लोग सीख चुके हैं तो हम फटाफट ड्रॉ करने वाले हैं। सो ये आपका रेसिस्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो कर दिया शॉर्ट, है ना। चलो ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स क्या होगा, ओपन होगा। अच्छा इसी करंट सोर्स को हमने लिया था ना एट अ टाइम, तो इसको हम ओपन क्यों करेंगे, जब जिस सोर्स को हम पकड़ के रखेंगे उसको ओपन नहीं करना, जैसे वो डायरेक्शन है, जैसे वो मैग्नीट्यूड है, वो सेम लिखने वाला है। चलो इस वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो इस बार इसको शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दिया। अच्छा इंटरनल रेसिस्टेंस का या ये रहा इस दोनों के बीच में, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी है, उसको एज इट इज लिखेंगे। 3 ओम का रेसिस्टर है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, और ये आपका है 2 ओम। समझ में आ रहा है। तो पहली बार इसको सोर्स लिया तो बाकी को इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस किया, दूसरी बार इसको सोर्स लिया तो बाकी को हमने सिर्फ रिप्लेस किया इंटरनल रेसिस्टेंस के द्वारा, तीसरी बार हम सोर्स ले रहे हैं 2 एम्पियर का, और 2 एम्पियर के वजह से जो भी करंट जाएगा 2 ओम में वो हम निकालने जा रहे हैं। अब जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो अलग बात है, बात ये है कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा। 2 ओम के रेसिस्टर में डायरेक्शन नीचे की ओर करंट जाएगा या फिर ऊपर की ओर करंट जाएगा, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखो, करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है। अब नीचे की ओर है तो इसके पास दो पाथ मिलेंगे, एक तो इधर जाएगा, है ना, ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो एक तो कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इधर होगा, ठीक है। अब ये एक ओपन सर्किट है, यानी इसमें करंट तो नहीं जाएगा। सो जो भी करंट इधर आया है वो पूरा का पूरा करंट इधर जाएगा, यानी हम समझ पा रहे हैं कि जो डायरेक्शन है वो 2 ओम में वो ऊपर की ओर है। यानी हर एक एक्टिव सोर्स को जब हमने लिया था तो हमेशा डायरेक्शन नीचे की ओर था, पर इस 2 एम्पियर के करंट सोर्स की वजह से जो करंट का डायरेक्शन 2 ओम में है वो ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब मान लो अगर इसका हम वैल्यू मानते हैं I3, तो इसका मैग्नीट्यूड भले ही I3 होगा, पर डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड में जा रहा है। ये दोनों डाउनवर्ड था, मान लो डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो अपवर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा, सो -I3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सुपरपोजिशन थ्योरम में मैग्नीट्यूड तो हम लोग देखते ही हैं, साथ ही साथ हम डायरेक्शन भी देखते हैं। एक्चुअली में जो भी मैग्नीट्यूड आता है वो माइनस में ही आएगा, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको माइनस उसको चेंज कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर डायरेक्शन ये पॉजिटिव माना है तो ये ऊपर वाला क्या हम मानेंगे, निगेटिव, है ना। सो ऐसा नहीं कि I1 + I2 + I3 कर देंगे, नहीं, I1 + I2 - I3, क्योंकि I3 अपवर्ड में है और I1 I2 डाउनवर्ड में है, और पूछा गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो नेट वैल्यू जो करंट का हम निकालेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही निकालेंगे, इसलिए डाउनवर्ड का हमने माना पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने माना नेगेटिव, ठीक है। चलो अब आगे क्या, ये मान लो कि I3 आपका -I3 आ गया, कुछ वैल्यू आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट अब इस वाले सोर्स को लेंगे, तो इस सोर्स के वजह से कितना करंट 2 ओम में जा रहा है ये भी हम निकालने वाले हैं। सो चलो निकालते हैं। सो प्लस का पोलैरिटी नीचे की ओर है, तो इस सोर्स को एट अ टाइम ले रहे हैं, तो बाकी सोर्सेस को हम शॉर्ट या ओपन करेंगे। अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट, करंट सोर्स है तो ओपन, ठीक है। चलो सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका हो गया वोल्टेज सोर्स माइनस प्लस, ये हो गया रेसिस्टर, ये हो गया वोल्टेज सोर्स। अच्छा वोल्टेज सोर्स हमने इसको लिया एट अ टाइम, यानी 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लिया है, तो बाकी का जो भी वोल्टेज सोर्स है वो हो जाएगा शॉर्ट। ये हो गया आपका शॉर्ट, ठीक है। चलो बाकी रेसिस्टेंस को हम एज इट इज ये हो गया,
ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन कर दिया, है ना। और ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स भी क्या होगा, ओपन, है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम वैल्यूज लिख रहे हैं। इस सोर्स को एट अ टाइम लिया, तीनों सोर्सेस को एट अ टाइम लेते गए तो सर्किट ऐसा हुआ, I1 I2 I3 आया। अब I4 यानी फोर्थ सोर्स के द्वारा जो भी करंट 2 ओम में जाएगा वो करंट निकालने के लिए हम इस सोर्स को एट अ टाइम ले रहे हैं, 3 वोल्ट को एट अ टाइम ले रहे हैं, तो बाकी सोर्सेस को हम कर देंगे इंटरनल रेसिस्टर से रिप्लेस। तो करंट सोर्स को कर दिया ओपन, करंट सोर्स को यहाँ भी किया ओपन, इसको कर दिया शॉर्ट। रेसिस्टर का वैल्यू 2 ओम और 3 ओम, तो ये 2 ओम ये 3 ओम, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो करंट का डायरेक्शन ध्यान से देखो, क्योंकि एक ही सोर्स है, अब एक सोर्स में प्लस का पोलैरिटी नीचे है तो प्लस से ही ये पावर डिलीवर करता है, करंट प्लस से ही निकलेगा। अब ये करंट जब यहाँ जाएगा तो इसके पास दो पाथ मिलेगा, पहला ऊपर की ओर और दूसरा लेफ्ट में, ठीक है। पर ध्यान से देखो ऊपर की ओर कोई करंट नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि सर्किट है ओपन। जब सर्किट ओपन है तो करंट को तो पाथ मिला ही नहीं, जब करंट को पाथ नहीं मिला तो उधर कोई करंट नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि ये पूरा करंट किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ से दो रास्ता मिला, एक इधर एक ऊपर की ओर, तो इसमें करंट जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि सर्किट है ओपन, तो करंट पूरा किधर जाएगा, ऊपर की ओर। यानी इसमें आप ध्यान से देख पा रहे हो कि इसमें भी करंट ऊपर के डायरेक्शन की ओर है। सो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर सोर्सेस के वजह से 2 ओम के ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो I1 I2 I3 I4 हमने निकाल लिया है। 4 सोर्सेस थे इसलिए 4 हमें करंट मिला। अगर 5 सोर्स होंगे तो I1 I2 I3 I4 I5 मिलेगा, 3 सोर्सेस होंगे तो I1 I2 I3 मिलेगा, है ना। तो 4 सोर्सेस में हमने चारों करंट निकाल लिया। अब क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम कि एक बार जब आपने हर इंडिविजुअल सोर्सेस के वजह से किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकाल लिया तो अब उस ब्रांच में अगर फाइनल आंसर बताना हो कि कितना करंट होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, हर इंडिविजुअल सोर्सेस की वजह से जो करंट आ रहा है टोटल का अलजेब्रिक सम कर दो, है ना। सो अलजेब्रिक सम कहने का मतलब कि द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट आई ही तो पूछा गया है किस वाले रेसिस्टर में, 2 ओम के रेसिस्टर में। तो I ऑफ 2 ओम इज इक्वल टू हर एक पर्टिकुलर सोर्सेस की वजह से करंट, यानी कि I1। अच्छा एक बात बताओ, पूछा गया है कौन से डायरेक्शन में, आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पूछा गया है। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पूछा गया तो हम नेट वैल्यू जो निकालेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही निकालेंगे, इसलिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको निगेटिव मान रहे हैं, ठीक है। चलो सो I ऑफ 2 ओम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, क्योंकि I3 और I4 अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो चारों का मैग्नीट्यूड पुट कर दो, टोटल का अलजेब्रिक सम निकाल दो, तो वो आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बस सो आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, करंट सोर्स को ओपन करो, किसी एक सोर्स को पकड़े रहो, उसके वजह से जिस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो निकाल लो, फिर अगले सोर्स को पकड़ो और बाकी सोर्सेज को इंटरनल रेसिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस करो, और ऐसे करते करते जितने सोर्सेस होंगे उतने करंट आएंगे और सभी को अलजेब्रिक समेशन कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उस पॉइंट्स को देखने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो।